हम लोगों ने पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड समझा। क्यों यूरोपियों को भारत आने की ज़रूरत पड़ी, टेक्सटाइल और मसालों के पीछे की कहानी हम लोगों ने समझी। क्यों वो नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर हुए और वास्को डी गामा नया रास्ता ढूंढते हुए भारत पहुंचा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और हम लोग यहीं तक ला के छोड़ दिए थे कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से होते हुए केप ऑफ गुड होप में रुकता है और यहीं अफ्रीका से ही अब्दुल माजिद नाम के शख्स की मदद से शराब वगैरह पिला के वो रास्ता पता करता है और अफ्रीका का कोस्ट पकड़ते हुए यहाँ तक आता है। फिर मानसून की जो हवाएं होती हैं ना, उसकी मदद से सफ़र तय किया जाता था। तो यहाँ पे कालीकट कोप्पड़ जो कि केरला में है, 20 मई 1498 ईस्वी को यहाँ पे आगमन होता है और कालीकट में उस टाइम पे जो रूलर था उसको बोला जाता था जैमोरिन। जैमोरिन ने वास्को डी गामा का यहाँ पे भरपूर स्वागत किया। यहीं तक हम लोगों ने कहानी देखी थी और ये पहला पुर्तगीज आर्मडा था, पुर्तगाली जहाजी बेड़ा था, जो कि जितने भी माल के साथ आया, जितने भी संपत्ति के साथ आया, उसके 60 गुना ज़्यादा भारत से कमा के गया। पहला आर्मडा, पहला जहाजी बेड़ा। इस तरीके से 5 एक के बाद एक जहाजी बेड़े आते हैं, आर्मडा आते हैं और इन्हीं 5 आर्मडा से जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो पहले आर्मडा तक हम लोगों ने पढ़ा था। 1498 वास्को डी गामा फर्स्ट। उसके बाद आपका दूसरा आर्मडा आता है 1500 में और ये आता है पेड्रो ए कैब्रल के लीडरशिप में सेकेंड आर्मडा। ये आर्मडा भी कालीकट आता है और कालीकट में जैमोरिन यहाँ का रूलर था। यहाँ पे पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी कालीकट में, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये प्रॉपर फैक्ट्री की तरह नहीं था, वेयर हाउसिंग और रहने के लिए कह लीजिए रेजिडेंस के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। और जो बाद में भी फैक्ट्री बनी उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे मशीनें लग गई और जो है बड़े पैमाने पे जैसे कारखाना एक्चुअल होता है ना, कि किसी चीज़ का जो है निर्माण किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। ये जो फैक्ट्री टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था वो इस कंटेक्स्ट में नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब वो स्थान, वो जगह जहाँ से व्यापार ये लोग करते थे। वहाँ पे लोग आके इकट्ठा होते थे, सामानों का आदान प्रदान होता था, जो भी व्यापार होता था वो लोग करते थे। इनके जो एजेंट होते थे उन एजेंट को बोला जाता था फैक्टर। जो भी उस कंपनी के एजेंट होते थे, जो उस व्यापार में जो है आदान प्रदान में हिस्सा लेते थे, उनको फैक्टर बोला जाता था। और वो जहाँ पे इकट्ठा होते थे, इसी वजह से उस जगह को फैक्ट्री कहा जाता था। तो पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित कहाँ पे हुई? कालीकट में। लेकिन प्रॉपर फैक्ट्री की तरह इसने काम नहीं किया। ज़्यादातर जो है गोदाम के तौर पे यहाँ पे काम होता रहा और रहने के लिए पुर्तगालियों ने इसमें इसका इस्तेमाल किया था। इस टाइम पे जो जैमोरिन था कालीकट में, वो थोड़ा सा अग्रेसिव था क्योंकि इसके फादर जो थे जैमोरिन, वो डेथ हो गई थी। तो अगला जो बेटा आया, जो भी अगला रूलर आया था, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था और इसका पुर्तगालियों के साथ अच्छा संबंध नहीं था। क्योंकि इसके पहले जो जैमोरिन था, उसने तो वास्को डी गामा का एकदम जो है दिल खोल के स्वागत किया था। लेकिन ये वाला जैमोरिन ऐसा नहीं था, बल्कि इसका झुकाव अरबों की तरफ ज़्यादा था। क्योंकि अरबों का व्यापार बहुत वक्त से चला आ रहा था और एक अच्छा संबंध स्थापित था साउथ इंडिया में और अरबों के बीच में, एक अच्छा रिश्ता था। तो जैमोरिन का झुकाव अरबों की तरफ ज़्यादा था। पुर्तगालियों को ये बात जो है बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी, पसंद नहीं आ रही थी कि हम लोग भी व्यापार कर रहे हैं तो हम हमारा उनको ध्यान देना चाहिए। मतलब एक उनके मन में एक जलन हसद की भावना धीरे धीरे पुर्तगालियों के मन में आने लगी। और एक दिन क्या हुआ, उनका जो भी गुस्सा था इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने
अरबों के जहाज़ों पे हमला कर दिया और अरब के जहाज़ों को, सामानों को बर्बाद कर दिया। ये बात अरबों को भी रास नहीं आई और इन रिटेलिएशन या कह लीजिए बदले में अरबों ने भी पुर्तगालियों पे हमला किया और कालीकट में जो फैक्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश की यहीं पे हमला किया और कई सारे पुर्तगाली वहाँ पे मारे गए। इसी घटना को बोला जाता है कालीकट मैसेकर या हिंदी में कालीकट नरसंहार। ठीक है, तो यहाँ से अरबों, पुर्तगालियों और जैमोरिन इन तीनों की तिकड़ी के बीच में एक तरीके का संघर्ष शुरू हो जाता है। जैमोरिन का झुकाव अरबों की तरफ और अरबों और पुर्तगालियों के बीच में एक कह लीजिए कि कांटे की टक्कर यहाँ से शुरू हो जाती है। बदले में पेड्रो कैब्रल ने भी फिर हमला कर दिया अरबों पे। ये बात जैमोरिन को रास बिल्कुल नहीं आई और जैमोरिन ने जो है गुस्से में अटैक करने का फैसला किया और वो अटैक होता है कन्नूर और कोची पे। कन्नूर और कोची यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कहाँ पे है, इस वाले में देखिए। देखिए यहाँ पे है कन्नूर और ये है आपका कोची या फिर कोचिन। अब बीच में आप देखिए ये है कालीकट। अब कालीकट का रूलर कौन है? जैमोरिन। और जैमोरिन के दुश्मन थे ये कन्नूर और कोचिन, यानी कि कालीकट के ऊपर भी दुश्मन है और नीचे भी दुश्मन है। तो इस चीज से कहीं ना कहीं कालीकट को एक नुकसान था और पुर्तगालियों को इस बारे में पता था। जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, इसी का फायदा पुर्तगालियों ने उठाया और कन्नूर और कोची से जो है या कोचिन से दोस्ती निभा ली और वहीं जाके वो पुर्तगाली रहने लगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा बेड़ा आता है, जहाजी बेड़ा 1501 में। जेओ डी नोवा। और जेओ डी नोवा जैसे ही भारत आता है, अब जैमोरिन तो वेलकम करने के लिए है नहीं क्योंकि 36 का आंकड़ा हो ही चुका था। तो सीधा सीधा इसके आगमन के साथ ही तुरंत कोची ने और कन्नौर ने इन लोगों की हेल्प की। पुराना नाम इसका कैनन नोर था, इस टाइम कन्नौर बोला जाता। तो इन दोनों ने क्या किया, जियो डी नोवा की हेल्प की और जियो डी नोवा जो है जाके यहीं कोचिन और कन्नौर की मदद से उन्हीं के राज्य में रहने लगा और तीनों के बीच में एक साठगांठ जो है पूरी बन गई। लेकिन जैमोरिन जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। एक तो पहले ही वो अरबों के साथ जो पुर्तगालियों ने तमाशा किया था, जैमोरिन इससे थका हुआ था कि ये तो अभी नए नए आए हैं और हमारे ही जो है व्यापारियों को मारे जा रहे हैं। दूसरा गलती इन्होंने पुर्तगालियों ने क्या की, जाके दुश्मन राज्य से उन्होंने हाथ मिला लिया। तो जैमोरिन का भी जो है सब्र का बांध टूट गया और जैमोरिन ने 1501 में कन्नूर पे अटैक कर दिया। ठीक है, और मकसद क्या था? मकसद ये था कि पुर्तगालियों को बर्बाद किया जाए और उन्हें यहाँ से भगाया जाए, क्योंकि नए नए आए हैं, हम लोग को भी व्यापार करने नहीं दे रहे हैं, अरबों को भी परेशान कर रहे हैं और यहाँ पे आके दादागिरी कर रहे हैं। और कुछ इसका असर हुआ, जैमोरिन को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। लगभग 200 जहाज़ों को जैमोरिन ने जीता और पुर्तगाली छोड़ के भागने के लिए मजबूर हुए। पुर्तगालियों की यहाँ पे दिक्कत थी भी, क्योंकि अभी 2 साल 3 साल इनको आए हुआ था और ये अपने आप को बहुत महान समझने लगे थे। और ये शुरू से ही रहा है, वेस्ट की जो भी कंट्रीज रही हैं वो भारत को एक हीन भावना से वो लोग देखते थे। उन लोगों का मानना था कि हम लोग जो है, हम लोग का स्टैंडर्ड, हम लोग का कल्चर बहुत हाई है। और यही बात यहाँ पे भी थी। पुर्तगाली जब भारत में आए तो इन लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी थी। ठीक है ना, अपने आप को बहुत महान समझते थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था और अरब को और बाकी भारत के लोगों को बहुत हीन भावना से देखते थे। तो उसी हीन भावना का शायद नतीजा था कि इन लोगों को कन्नौर की बैटल में, युद्ध में
हार प्राप्त हुई या हार का सामना करना पड़ा। याद रखिएगा ये फर्स्ट बैटल ऑफ कन्नौज थी, कन्नौज की पहली लड़ाई थी, आगे एक और लड़ाई होती है। तो पुर्तगाली भागने के लिए मजबूर हो गए। ये तीसरा आर्मडा था आपका, लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। पुर्तगाली पीछे हटने वाले थे नहीं, क्योंकि उनको सख्त ज़रूरत थी व्यापार की, और पहले जहाज़ी बेड़े से सब पुर्तगालियों ने, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे 60 गुना ज़्यादा माल कमा के वो आया। तो भारत एक अच्छा केंद्र हो सकता है मालामाल होने के लिए। इसी नीयत से अगला आर्मडा आता है, फोर्थ, और इस बार फिर से वास्को डी गामा को भेजा जाता है 1502 ईस्वी में। और वास्को डी गामा जैसे ही भारत आया, उसने पुरानी सारी कहानी पता थी कि यहाँ कैसे कैसे अरबों से और जैमोरिन से बवाल हुआ। उसने आते ही कालीकट पे बमबारी कर दी। एकदम ताव में था कि जैमोरिन ने जो किया उससे उसका बदला हम लोग लेके रहेंगे, और आते ही कालीकट पे बमबारी कर दी और जैमोरिन कुछ कर नहीं पाया। और उल्टा इसने एक और फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, जो कि एक्चुअल में फैक्ट्री थी, ना सिर्फ रहने के लिए इस्तेमाल किया गया बल्कि सामानों के खरीद फरोख्त के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया। इसलिए एक्चुअल में अगर फर्स्ट फैक्ट्री पुर्तगालियों की पूछे तो वो आपकी है कोचिन में, जो कि वास्को डी गामा ने स्टैब्लिश की 1503 में। और उसके बाद दूसरी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की, वो कि उसने कैन्नौर में। ठीक है, तो आते ही दनादन इसने दो फैक्ट्री स्टैब्लिश की, कालीकट पे हमला किया, और इस तरीके से जैमोरिन को इसने एक संदेश दिया कि अब जो है इतने कमज़ोर भी नहीं है। कन्नौर पे हमला किया तुमने, पुर्तगालियों को भगा दिया, लेकिन अब हम आ गए हैं, तो अब इतना भी आसान नहीं है। जैमोरिन ने भी बोल दिया कि ठीक है, हम भी देख ले रहे हैं कितना आसान है कितना मुश्किल है। और जैमोरिन ने फिर से अटैक करने का फैसला किया और उसने कोची पे अटैक कर दिया। और ये कोची की पहली लड़ाई थी, और इस लड़ाई में भी इत्तेफाक से जैमोरिन को विजय प्राप्त हुई। जैमोरिन फिर से यहाँ पे जीत गया। और ये लड़ाई कब हुई थी? 1503 में ही हुई थी। ठीक है, और बढ़िया से लड़ाई चल रही थी। और दिक्कत ये भी है कि यहाँ पे थी पुर्तगालियों के लिए, जैमोरिन के लिए तो फायदे की बात थी, पुर्तगालियों के लिए दिक्कत की बात इसलिए थी क्योंकि वास्को डी गामा रिटर्न जा चुका था। और पुर्तगाली, वास्को डी गामा थोड़ा ज़हीन था, ठीक ठाक था, समझ थी उसको, एक जो है जनरल के तौर पे युद्ध की समझ थी थोड़ा बहुत, लेकिन वो जा चुका था। तो ये एक प्लस पॉइंट था जैमोरिन के लिए। ये वजह थी, या एक मेन वजह कह लीजिए, कि जैमोरिन को इसमें जीत हासिल हुई। लेकिन अभी युद्ध चल ही रहा था, पूरी तरीके से युद्ध की समाप्ति हुई नहीं थी, पुर्तगाली पूरी तरीके से हारे नहीं थे। इसी बीच पांचवा जहाजी बेड़ा पुर्तगाली तुरंत भेज देते हैं, और जो लड़ाई जैमोरिन जीतने वाला था वो लड़ाई अल्टीमेटली वो हार जाता है। ये किसके अधीन आता है? अल्फांसो डी अल्बरक्यूरक्यू। इसको आसान भाषा में, भारतीय भाषा में अल्बुकर्क भी बोलते हैं लोग। तो जो प्रोनाउंस करना है आपको वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। पांचवा आर्मडा कह लीजिए कि ये ताबूत का आखिरी कील था। हालांकि इसके बाद भी कई सारे जो है पड़ाव इनके बाकी थे, कई सारे स्टेप बाकी थे। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट जहाजी बेड़ों की बात की जाए जो पुर्तगाल से आए, जिसने भारत में साम्राज्य स्थापित किया, तो वो यही पांचवा था। और अल्बुकर्क भी बहुत ज़हीन बंदा था, बाद में ये जो है गवर्नर भी बनता है, और इसी के टाइम पीरियड में बेहतरीन काम भी हुए। आते ही इसने एक किला स्थापित किया, क्योंकि देखिए फैक्ट्री व्यापार के लिए ज़रूरी है, बिना फैक्ट्री के व्यापार होगा नहीं, क्योंकि वही एक केंद्र है। जैसे आज के टाइम पे सदर बाजार हो, पहले मतलब मध्यकालीन भारत से शुरू हुए सदर बाजार, आज भी होते हैं सदर बाजार। तो सदर बाजार क्या एक तरीके से केंद्र होता था, मार्केट पूरा होता था, वहां से हर चीज़ खरीदी बेची जाती थी। उस टाइम पे फैक्ट्री इंपॉर्टेंट केंद्र था, एक सामान की खरीद जो है फरोख्त के लिए। तो फैक्ट्री तो ओवरऑल कह लीजिए 3 इस्टेब्लिश हो चुकी थी। इसने एक कदम आगे बढ़ाया अपना, और भारत में पहला किला स्थापित किया, फोर्ट मैनुअल।
और ये स्थापित हुआ आपका 1503 में। जैसे ही ज़ैमुरिन को हराया, ज़ैमुरिन को हराने के तुरंत बाद ही इसने किला स्थापित किया, क्योंकि किला एक साम्राज्य की मजबूती को दर्शाता है। ये बात आप लोगों ने प्राचीन भारत में पढ़ी होगी, मध्यकालीन भारत में पढ़ी होगी, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपने पढ़ी होगी। सप्तांग थियरी में उसने तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तीन नहीं बल्कि चार इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई एक बेहतर साम्राज्य, एक बेहतर राज्य के लिए। राजा, मंत्री, और जो है आपकी सेना है, दंड है, और किले, दुर्ग। जितने ज़्यादा दुर्ग, जितने ज़्यादा किले जिस साम्राज्य, जिस राज्य के पास होंगे, वो राज्य उतना ही मजबूत होगा। इसीलिए मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे शिवाजी के शुरुआती फेज में बहुत ज़्यादा किलों का आदान प्रदान हुआ युद्ध के दौरान, क्योंकि वही अल्टीमेटली साम्राज्य की मजबूती को शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो आते ही इसने एक पहला किला बनाया 1503 में, फोर्ट मैनुअल। उसके बाद 1 साल बाद उसने एक और फैक्ट्री स्टैब्लिश की 1504 में, वो थी आपकी क्विलोन में। क्विलोन कहाँ है? क्विलोन आज के टाइम पे केरला में एक जगह है, उस जगह का नाम है कोल्लम। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है ये याद करने की, बस क्विलोन काफ़ी है। क्विलोन में इसने एक और फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। इसके बाद ज़ैमुरिन ने फिर से अटैक करने का फैसला किया, और उसने अटैक किया भी, और वो अटैक दोबारा उसने कोचिन में किया 1504 में। पहला कोचिन का अटैक कब हुआ? वास्को डी गामा के टाइम पे। यहाँ पे अब इसने दूसरा अटैक किया ज़ैमुरिन ने, और जैसा कि हम बताए अभी कि अल्बुकर्क थोड़ा ज़हीन था, बढ़िया था, एक गवर्नर के तौर पे भी बढ़िया इसने काम किया। तो ज़ैमुरिन इसको जो है यहाँ पे मात नहीं दे पाया, और ज़ैमुरिन बुरी तरीके से यहाँ पे हारता है, और इतना बुरी तरीके से हारता है कि पुर्तगालियों के लिए भारत में साम्राज्य स्थापित करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। और जब इतना साफ हो गया तो अल्टीमेटली यहाँ पे इनकी 1505 ईस्वी में कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है, कंपनी की स्थापना हो जाती है, और कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। इस कंपनी का मकसद ये था कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित किया जाए, भारत में पुर्तगाली प्रशासन जो है स्थापित किया जाए, और कैसे भारत में रह के भारत के लोगों पे अपना जो है शासन किया जाए, और अपनी ज़मीनों का विस्तार किया जाए। अब सिर्फ फैक्ट्री बना लेने से, सिर्फ किले बना लेने से, या सिर्फ कंपनी बना लेने से विस्तार होने से तो रहा, क्योंकि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एक प्रशासनिक जो है प्रणाली चाहिए, एक सुविधा चाहिए, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आपको एक प्रॉपर हेड चाहिए जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। और इसी के चलते इन्होंने पहला गवर्नर अपॉइंट किया भारत में, पुर्तगाली। पहला पुर्तगाली जो गवर्नर इन्होंने अपॉइंट किया था उसका नाम था त्रिस्ता दा कून्हा। लेकिन कून्हा जी जो है ना वो आ नहीं पाए। अपॉइंट तो इन्हीं को किया गया कि जाइए अब भारत में जो है गवर्नरशिप संभालिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को आगे बढ़ाइए। लेकिन इसको थोड़ा बीमारी हो गई थी, कुछ आंख में इसके मसला हो गया था, उसको एक कह लीजिए कि टेम्पररी वक्ती जो है अंधापन आ गया था इसके अंदर। एक्चुअल वाला अंधापन, वो वाला नहीं, उसको दिख नहीं रहा था प्रॉपर कुछ, इसलिए उसने गवर्नरशिप लेने से जो है इनकार कर दिया। तो इसकी जगह पे भारत में पहला जो गवर्नर पुर्तगालियों ने भेजा उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये भारत में 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर रहा। ये कोचिन में आता है 1900 कह रहे 1505 में।
8 जहाज़ों के साथ आता है और लेके निकला था तो कई सारे जहाज़, लेकिन रास्ते में ये कई सारे युद्ध करते हुए आया था, क्योंकि अरबों से इनके मन में एक कह लीजिए पर्सनल खुन्नस भरा हुआ था, नफ़रत भरी हुई थी और ख़ासकर मुसलमानों से नफ़रत भरी हुई थी। और मुसलमानों से नफ़रत एक वजह भी थी इनकी बर्बादी की भारत में, वो आगे आप लोग देखेंगे। तो जितने भी मुस्लिम या इस्लामिक कंट्रीज़ से व्यापार होते थे, जितने भी जहाज़ आते जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका भारत है, ठीक है ना? अब ये अरेबियन सी से ही सारा कुछ आ जा रहा है। अब पुर्तगाली जो है ये भी इधर ही से आ रहे हैं, अरेबियन सी होते हुए भारत आते हैं। तो रास्ते में जितना भी है गल्फ़ जो है पर्शियन गल्फ़ हो गया, रेड सी का जो रास्ता हो गया, ये सब रास्ते में पड़ता था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ये अच्छा मौका दिखा और रास्ते में जितने भी अरब जो है ट्रेडिंग सेंटर्स थे, इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स थे, उन सब पे वो अटैक करते हुए आया और अटैक करते करते रास्ते में उसने दो इम्पोर्टेंट जगह जीती अरबों की। एक थी अदन और दूसरी थी हॉर्मुज़ या फिर इसी को हॉर्मुज़ भी बोलते हैं, ठीक है? ये दो जगह जीती। इसके अलावा इंडोनेशिया मलेशिया का जो रीजन है, इंडोनेशिया नहीं बल्कि मलेशिया के पास, वहाँ पे आप लोगों को एक बार बताया गया था और आप लोग होमवर्क भी किए थे, एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है मलक्का। आई होप याद होगा। तो मलक्का का जो रीजन है वो भी अल्मेडा ने फतह किया, जीत हासिल की। तो एक बात याद रखिएगा, ये फैक्चुअल चीज़ है कि अल्मेडा जब भारत के लिए निकला गवर्नरशिप लेने के लिए, पहला गवर्नर इसको बनना था भारत में आके, तो भारत में आते हुए उसने रास्ते में अडन, हॉर्मुज़ और मलक्का को जीता था और फिर उसके बाद वो भारत पहुंचा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? ठीक है। भारत में गवर्नरशिप इसको दी गई। वहाँ के राजा मैनुअल ने जो है, मैनुअल फर्स्ट था उस टाइम पे, उसने अल्मेडा को खास इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि भारत में जाके एक्चुअल में तुमको क्या क्या करना है। उसने बोला कि देखो भारत में कंपनी बन गई, किला बन गया, एक किला बनना था और जो है फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन ये बहुत नहीं है, सम बहुत कम है ये, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब जाके जो है वहाँ पे बस शांति से अपना शासन करो। पहले तुम वहाँ जाओ और पुर्तगीज एम्पायर को भारत में जितना हो सके फैलाओ, उसका विस्तार करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपने अधीन लेके आओ। अल्मेडा भैया ने पूछा कि कैसे अधीन लेके आना है, रास्ता बताइए थोड़ा। तो मैनुअल ने बोला कि कम से कम भारत में 4 किले स्थापित करो। एक किला ऑलरेडी स्थापित हो चुका था 1503 में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक स्थापित हो गया ना, 3 और किला स्थापित करो। पहला काम यही करो, वो भी पश्चिमी घाट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, और इस तरीके से पश्चिमी घाट पे अपनी मजबूती को यकीनी बनाओ। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत आते ही पहला काम ही यही किया। भारत में 3 और किलों के निर्माण की इसने शुरुआत की। एक किला ऑलरेडी जो बना था वो कहाँ था? क्विलोन में बना था ना। इसके अलावा इसने 3 और किले की शुरुआत की। एक किला बना अंजे दीवा में, एक किला बना उसने कैन्नूर में और एक किला उसने बनवाया कोचीन में। अंजे दीवा कहाँ पे है? ये जो है गोवा के अधीन आता है। अगर इसकी प्रशासन की बात की जाए ना, आज के टाइम पे ये एक आइलैंड है, ठीक है, कर्नाटक के बाजू में बिल्कुल है। तो अगर ज़मीन के हिसाब से आप देखेंगे तो कर्नाटक का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे शासन अगर देखा जाए इस आइलैंड पे, इस टापू पे, तो वो गोवा का है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने अंजे दीवा पे एक किला बनाया। उसके बाद कैन्नूर में बनाया। कैन्नूर में जो किला था ना, उसका नाम था सेंट एंजेलो, ठीक है। और जो क्विलोन का किला था ना, उसको इसने और मजबूत किया था।
और कोची का जो किला बनाया उसने कोची को अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, तो आते ही इसने क्या किया, अपने राजा की जो है ख्वाहिश को इसने पूरा किया और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के अस्तित्व को और ज्यादा उसने मजबूत किया। लेकिन राजा की कही बात से कहीं ज्यादा इसका अपना भी दिमाग चल रहा था। इसको इस बात का एहसास हुआ कि किला ठीक है, मजबूती का एक जो है पैरामीटर है, हमारे साम्राज्य की मजबूती को दर्शाता है, लेकिन सिर्फ किला बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी है, जिस एरिया में हम लोग शासन कर रहे हैं यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी में भारतीय मौजूद हैं, आसपास इतने छोटे छोटे राज्य हैं, सब में राजा अपना अपना शासन कर रहे हैं। हम सिर्फ किला बनाने से तो मजबूत नहीं हो सकते, और ना ही हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम आसानी से सबको कंट्रोल कर सकें। तो इसके दिमाग में एक जो है ख्याल आया, इसने अपना तिकड़म दौड़ाया और कहा कि हम अचानक से पुर्तगाल से बहुत सारे लोग तो बुला नहीं सकते, तो इस बात का भी सवाल है नहीं कि ज़मीन पे हम लोग बहुत तेज़ी से फैलें। तो उसने कहा कि ज़मीन को अभी फ़िलहाल हम लोग साइड करते हैं और हम लोग समुद्र पे अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। क्यों? क्योंकि सारा जो व्यापार हो रहा है, अब देखिए ये मेनली कहाँ फोकस कर रहे थे, यही आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है ना, इसी पे फोकस कर रहे थे, अंदर न अभी गए थे ना ही जो है पूरा साउथ डीप में ये लोग अभी अपना शासन कर रहे थे। तो ले देखे यही केरला वाला जो एरिया है यहीं पे भी शासन कर रहे थे। इन्होंने बोला कि सारा व्यापार जो हो रहा है वो यहाँ मेनली अरेबियन सी से हो रहा है, और अरब मेनली कर रहे हैं, और इधर मलक्का के थ्रू हो रहा है, और व्यापार ही सबसे बड़ा एक सोर्स है अपने वर्चस्व को स्थापित करने का। क्योंकि जिसके पास जितना पैसा है, जैसे अभी हम बताए ना कौटिल्य की बात, कि उन्होंने अर्थ को भी जो है सप्तांग थ्योरी आप पढ़ेंगे ना, अर्थ का भी महत्व बताया। अर्थ यानी कि पैसा, जिसके पास जितना पैसा उतना पावरफुल। जैसे अमेरिका को आज के टाइम पे देखिए सुपर पावर है अमेरिका, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे पैसे बहुत हैं। तो पुर्तगालियों ने सोचा कि हम लोग व्यापार को ही क्यों ना कंट्रोल कर लें, पूरा व्यापार कंट्रोल कर लेते हैं, पूरे समुद्र पे कब्जा कर लेते हैं, और उस समुद्र से जो भी व्यापारी गुजरेगा उनसे हम लोग टैक्स वसूलेंगे, पैसा वसूलेंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे अपने वर्चस्व को और ऊपर लेके जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। और इसी फैसले के साथ इसने एक किसने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक पॉलिसी अपनाई जिसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मकसद क्या था? सीधी सी वही बात है, मकसद ये था कि समुद्र पे हम लोग डोमिनेट करेंगे, समुद्र पे अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, और जमीन पे किसी भी शासक के साथ, किसी भी भारतीय शासक के साथ हम लोग कोई संघर्ष या किसी भी तरीके के युद्ध वगैरह में नहीं जाएंगे। क्योंकि युद्ध में जाएंगे तो वहां पे अलग मसला होगा और समुद्र पे भी हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जमीन पे सबसे दोस्ती और समुद्र पे धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। और इस पॉलिसी के तहत जो भी व्यापारी, जो भी शासक समुद्र से अपना जहाज लेके जाएगा उसको हमसे एक तरीके का पास लेना पड़ेगा गुजरने के लिए, जिसको बोला जाता था कार्टाज सिस्टम। कार्टाज क्या था? एक तरीके का पास था, लाइसेंस एक तरीके से कह लीजिए। ये हर व्यापारी के लिए होता था। यहाँ तक कि बाद में जब मुगल आते हैं ना, अकबर के टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे, उन लोगों के जहाज़ों पे भी जो है इन लोग को काटा सिस्टम ये लोग अप्लाई करते थे। पता चला मुगलों की बेटियों का या बेटों का जहाज़ जा रहा है, क्योंकि उनके बेटे बेटियां जो होते थे ना वो प्राइवेट जो है ट्रेड किया करते थे, उन लोगों के जहाज़ों पे भी पुर्तगालियों के झंडे लगते थे। क्योंकि इन लोग का रूल था कि देखिए आप हमसे पास लीजिए, जब आप हमसे पास ले लेंगे तो आपके जहाज़ पे हम लोग एक पुर्तगाली झंडा लगा देंगे, और वो पुर्तगाली झंडा हम दूर से ही देख के समझ जाएंगे कि ठीक है आप लोगों ने पास लिया है, तो हम आपके जहाज़ों को कुछ नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसा जहाज़ दिख जाए जिसमें पुर्तगाली झंडा नहीं लगा है, तो वो लोग समझ जाते थे कि इन लोगों ने हमसे पास नहीं लिया है, और वो लोग उस जहाज़ों पे हमला करते थे, उनके सामानों के को जो है लूट के बर्बाद कर देते थे, और जो है मतलब जो भी तीन पाँच करना होता था करते थे।
तो इस तरीके से इन्होंने पूरे समुद्र पे अपना वर्चस्व स्थापित किया और धीरे धीरे मालामाल ये लोग होते गए। इसके अलावा इन्होंने थोड़ा सा एक लालच भी दिया था। जो व्यापारी समुद्र से गुजरते थे उन लोगों ने कहा कि देखिए ठीक है, पास आप लोग लीजिए, आप लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग अपना फायदा देख रहे हैं, हम लोग बदले में आपको सुविधाएं भी देंगे। कभी भी समुद्र में कोई डाकू वगैरह होते हैं ना, पहले बहुत होता था, समुद्री डाकू होते थे जो जहाज़ों को लूट लेते थे। तो इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने बोला कि देखिए आप लोग हमारा झंडा लगाइए, तो पास तो कंफर्म है। दूसरा ये है कि अगर कभी भी किसी भी झंडे वाले जहाज पे किसी समुद्री डाकुओं ने अगर अटैक किया, हमला किया, तो आपके सामानों की सुरक्षा जो है हम करेंगे। लेकिन अगर पास आपने नहीं लिया, झंडा हमारा नहीं दिखा, तो फिर आपके सामान की सुरक्षा हम तो बिल्कुल नहीं करने वाले, बल्कि हम ही खुद लूट लेंगे। तो इस डर से भी जो है लोग पास लेते थे, पुर्तगाली के झंडे को अपने जहाज़ों पे लगाते थे, और ये पॉलिसी लगभग 100 साल तक चलती रही और मुगलों के टाइम पीरियड में भी ये चीज़ें चलती रहीं। हालांकि बाद में थोड़ा सा वीक हो गए, कमज़ोर हो गए ये लोग। शुरू में ज़्यादा जो है ताकत से इन्होंने इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया। बाद में जैसे जैसे इनकी पावर कम हुई, भारतीय लोग थोड़ा सा एक्टिव हुए, जैसे शाहजहां वगैरह एक्टिव हो गए थे, तो उन लोगों के टाइम पे इन लोग की पावर जो है बहुत कम हो गई थी, तो इस पॉलिसी का इस्तेमाल भी थोड़ा बहुत कम हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? हम्म। ठीक। तो देखिए, तो इस तरीके से सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, कोई अटैक वटैक हो नहीं रहा था, ज़मीन पे कोई लड़ाई वगैरह नहीं हो रही थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो सत्ता में होते हैं, उनके जो बेटा बेटी होते हैं, उनके खानदान के लोग होते हैं ना, वो उड़ते हैं। जैसे आज के टाइम पीरियड में आप देखिएगा, जिनकी फैमिलीज जो है अमीर होती है ना, पैसे वाले जो लोग होते हैं, उनके घर के जो बच्चे होते हैं वो अलग ही ताव में होते हैं। कुछ भी किसी को बोल के निकल जाएंगे, गाली दे के निकल जाएंगे, क्योंकि उनके मन में कोई डर नहीं होता है। क्यों डर नहीं होता? क्योंकि उनको पता है कि हमारे सर पे जो है हमारे अमीर बाप का, अमीर दादा का हाथ है। होता है ऐसे ना। ऐसे ही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा था लॉरेंस डी अल्मीडा। लॉरेंस डी अल्मीडा। इसने क्या किया, इसको रहा नहीं गया, इसने कालीकट पे बमबारी कर दी। हालांकि यहाँ पे शुरुआत थोड़ा सा जैमुरिन की तरफ से ही हुई थी, बट बहरहाल जैमुरिन ने जो है क्विलोन पे अटैक किया था। तो लॉरेंस डी अल्मीडा जो है ताव में गया, बोला मेरा बाप तो गवर्नर है, देखते हैं कौन क्या उखाड़ पाता है, और कालीकट पे जाके इसने बमबारी कर दी। जैमुरिन को भी गुस्सा आ गया कि हमारे ही देश में रह के हमारे ही साथ इतना नौटंकी कर रहे हैं। और जैमुरिन गुस्से में पहुंचता है फोर्ट सेंट एंजेलो, जो कि कैन्नूर में बना था। अभी बताए थे, याद रख के रख गए, ठीक है। तो कैन्नूर में जो किला बना था, जैमुरिन जाके उस पर अटैक कर देता है और पूरे किले को घेर लेता है, पूरे किले को सीज कर लेता है, घेराबंदी कर लेता है। यानी कि ना उस किले से कोई पुर्तगाली अब बाहर आ सकता है, ना उस किले से कोई में मतलब कोई पुर्तगाली एंटर कर सकता है। यहाँ तक कि खाने पीने की सुविधाएं भी सारी बंद हो जाती है। सीज का मतलब यही होता है, इस तरीके से घेराबंदी कि वो लोग अंदर तड़प जाएं और अल्टीमेटली झुक के उनको सामने आना पड़े अपनी हार स्वीकार करके। और पुर्तगाली जो है बिना तैयारी के बैठे हुए थे कन्नौर में, और जैमोरिन के लिए एकदम बढ़िया मौका था, और उसने पूरे किले को घेर लिया। और एकदम समझिए कि पुर्तगालियों की हालत अंदर एकदम खराब थी, समझिए कि एकदम हारने वाले थे। लेकिन यहाँ पे जैमोरिन की जो किस्मत थी वो फिर से खराब थी, बिल्कुल पांचवें आर्मडा की तरह। और एन वक्त पे, एन मौके पे अगला जो है जहाजी बेड़ा आता है, त्रिस्ता द कून्हा की लीडरशिप में। ठीक है। और त्रिस्ता द कून्हा भी जो है समझदार था, ठीक ठाक काम करने वाला था, और इसकी आंख की रोशनी वोशनी जो है वापस आ गई थी। तो आते ही इसने जैमोरिन पे अटैक कर दिया, और जैमोरिन अपने आप को बचा नहीं पाया, और जैमोरिन की इस युद्ध में हार हो जाती है। ठीक है।
लेकिन हार के साथ पुर्तगालियों का जो है सुकून वापस नहीं आने वाला था, क्योंकि एक जैमोरिन यहाँ पे सोया तो बाकी 4 जैमोरिन तैयार बैठे हुए थे। यहाँ पे 4 जैमोरिन का मतलब ये है कि भारत में और भी बहुत सारे सुल्तान थे, बहुत सारे राजा महाराजा थे। और जैसा कि हम बताए कि जो काटा सिस्टम था वो सभी को लेना पड़ता था, यहाँ तक कि मुगलों को नहीं छोड़ते थे। तो छोटे मोटे जो राज्य थे वो उनकी फिर औकात ही क्या थी। तो इसी में एक राजा का नाम आता है, एक सुल्तान का नाम आता है जो कि गुजरात का था। उसका नाम था महमूद बिगड़ा। अब पता नहीं कहाँ है इसके अम्मा अब्बा बिगड़ा नाम रखे, बिगड़ा होगा शायद ज़्यादा। तो महमूद बिगड़ा जो है गुजरात का सुल्तान था, और उसको ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि कैसे ये बाहरी लोग आके हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ऊपर से हमारे ही समुद्र में हमारे ही जहाज पे जो है अपना झंडा लगा के हम ही से पैसे वसूल रहे हैं। एकदम दिमाग इसका खराब था। इसी के चक्कर में इसने इजिप्ट में जो है अपना मैसेज भेजा, इजिप्ट के सुल्तान को। और सल्तनत उस्मानिया जो है टर्की से शासन कर रही थी, इस्तांबुल से। तो टर्की भी इसने मैसेज भेजा कि देखो ये अंग्रेज़ कैसे आके हम लोगों पे जुल्म सितम कर रहे हैं, कैसे अरबों के जहाज़ों को लूट रहे हैं, कैसे भारतीयों को परेशान कर रहे हैं। तो चलिए आइए साथ मिलते हैं और इन पुर्तगालियों को भारत से उखाड़ के फेंक देते हैं। पूरी प्लानिंग बन गई, और बाद जो है बीजापुर का सुल्तान भी इसमें शामिल होता है बाद में। 1508 में पूरी प्लानिंग के साथ इन लोगों ने पुर्तगालियों पे अटैक करने का फैसला किया, और अटैक करते भी हैं। और यहाँ पे जो लड़ाई होती है उसको बोला जाता है बैटल ऑफ चौल, चौल का युद्ध। और इस युद्ध में, इस लड़ाई में पुर्तगालियों की हार होती है, क्योंकि पुर्तगालियों ने बहुत बढ़िया कोई प्रिपरेशन खास की नहीं थी और अनप्रिपेयर्ड कंडीशन में थे। तो यहाँ पे पुर्तगालियों की आसानी से हार हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में क्लाइमैक्स की बात ये थी, जो आगे चल के प्रॉब्लम की वजह बनी, वो ये कि जिस लॉरेंस ने कालीकट पे बमबारी की थी उस लॉरेंस को यहाँ इस युद्ध में अपनी कीमत चुकानी पड़ती है, और लॉरेंस की यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब शहीद तो होगा नहीं, क्योंकि मनहूस जो है उसने खुद अटैक किया था। तो बहरहाल मारा जाता है इस युद्ध में। अब बेटा गया तो बाप को सुकून मिलेगा नहीं। अब बाप जो है अंदर से एकदम तड़प रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि बेटे की ही गलती थी, बेटे ने कालीकट पे बमबारी की थी, उसकी गलती को समझे। ये तो खुद अंधा हुआ था। अब जो है अल्मेडा के सर पे भूत सवार था कि किसी तरीके से अपने बेटे की मौत का बदला ले। लेकिन अल्मेडा की किस्मत सही नहीं थी। किस्मत इसलिए सही नहीं थी कि पुर्तगाल से तुरंत फरमान आया और बोला कि आपकी गवर्नरशिप यहाँ पे अब ख़त्म हो गई। अब हम लोग भारत में एक नया गवर्नर भेज रहे हैं, और उस गवर्नर का नाम था अल्फेंसो, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अल्बुकर्क। उन्होंने बोला जो है फ्रांसिस्को, किसका? हाँ, क्या नेम था? हाँ, अल्फेंसो डी अल्बुकर्क या फिर अल्फेंसो डी अल्बरक्यूरक्यू। प्रोनाउंसिएशन जो है ये पोर्टुगीज है ना, तो अलग अलग। बहरहाल नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्बुकर्क भी बोल सकते हैं, पूरा नाम यही है। तो अल्बुकर्क जो है आ गया भारत, और पुर्तगाल से क्या मैसेज आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के लिए कि देखो बेटे बेटे की जान गई, ठीक है हम समझ रहे हैं, लेकिन अब तुम बोरिया बिस्तर बांधो और पुर्तगाल वापस आओ, तुम्हारी गवर्नरशिप खत्म, अब भारत का अगला गवर्नर यही रहेगा। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। बोला कि मेरा बेटा एक तो मर गया है, ऊपर से आप लोग इतना तमाशा कर रहे हैं। मेरे बेटे की आत्मा को जो है सुकून तभी मिलेगा जब हम इन लोगों से बदला लेंगे, और बदला तब वो ले पाएगा जब उसकी गवर्नरशिप बची रहेगी। इसके लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो है एक रास्ता निकाला, और अल्बुकर्क जैसे ही भारत आया इसको इसने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया मतलब कैद कर लिया एक तरीके से, ठीक है। कोई ऐसा पनिशमेंट, रिगरस पनिशमेंट नहीं दी, बस कैद कर दिया। बोला कि देखो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, दोस्ती हैं,
लेकिन हमको अपने बेटे का बदला लेना है। बेटे का जैसे ही हम बदला लेंगे हम भारत के लिए से निकल जाएंगे और तुम अपनी गवर्नरशिप संभालना आराम से। अल्बुकर्क ने भी कुछ ज्यादा हाथ पैर मारा नहीं, बोला कि ठीक है, जाके जो करना है करो, अपना खून जो है शांत करो। और इसी के चलते फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लड़ाई की तैयारी की और 1509 ईस्वी में दीव में लड़ाई होती है, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ दीव या फिर दीव का युद्ध। और इस युद्ध में खास बात पता है क्या है? एक तरफ था गुजरात प्लस इजिप्ट यानी कि मिस्र प्लस टर्की यानी कि सल्तनत उस्मानिया प्लस बीजापुर प्लस कालीकट यानी कि जैमुरीन आपका प्लस वेनिस, क्योंकि वेनिस के व्यापारी भी अरबों के साथ ही थे। ये सब एक तरफ थे और इन सब के अपोजिट में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या फिर कह लीजिए पुर्तगाली। इसके बावजूद ये सारे हार गए और पुर्तगालियों की यहाँ पे जीत होती है। शायद बेटे के गम में इसके अंदर ज़्यादा जोश था, वजह कुछ भी रही हो, और यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की को जो है विजय प्राप्ति होती है। और इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अल्बुकर्क को जो है रिहा किया, बोला कि देखो मेरा बदला पूरा हो गया, जैसा कि हम वादा किए थे वो हम जा रहे हैं, अब तुम अपनी गवर्नरशिप संभालो। ये बोल के अल्मीडा जो है बोरिया बिस्तर बांधता है और निकल जाता है पुर्तगाल के लिए। लेकिन किस्मत अल्टीमेटली जो फाइनल इसकी डेस्टिनेशन रही वो बहुत बुरी रही। अफ्रीका में एक जगह है टेबल बे, एक खाड़ी है जिसका नाम है टेबल। यहीं पे ये रुका था, केप ऑफ गुड होप के पास ही है, ये मान लीजिए अफ्रीका है। तो यहीं पे जो है एक छोटा सा एक खाड़ी है टेबल बे, यहीं पे ये रुका आराम करने के लिए। अब अफ्रीका पूरा जनजातीय इलाका है, आज के टाइम पे भले थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया बट फिर भी आप देखेंगे इस टाइम पे अफ्रीका में जनजाति बहुत ज़्यादा है, आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे तो और थे। आज भी कई ऐसे देश हैं ना जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, कभी आप उनके एरिया में चले जाएंगे ना, वहाँ पे आपको जिंदा मार जो है जला देंगे, मार देंगे, क्योंकि उनको लगता है अब दुश्मन कोई आ गया। तो वैसे ही अफ्रीका में जब यहाँ रुका ना ये आराम करने के लिए, तो वहाँ की जो जनजाति थी, जो लोकल ट्राइब थी, उनको लगा कि हमारा दुश्मन है, और उन्होंने जो है अल्मेडा पे अटैक कर दिया और अल्मेडा की यहाँ पे हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बेचारा वापस पहुंच भी नहीं पाता और भारत में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है अल्बुकर्क से। और अल्बुकर्क ने 1509 ईस्वी से लेके 1515 ईस्वी तक भारत में शासन किया। और इसी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत?